नमस्कार दोस्तों। चलिए हम सब एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी यह क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास है। जैसा कि दोस्तों हम इस श्रृंखला में डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सीटेट एग्जाम में जितना जरूरी नए स्टडी मटेरियल है उतना ही ज़्यादा जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होता है। इसलिए आप डेली इसको सॉल्व करिए। इसमें जितना भी क्वेश्चन लिया गया है दोस्तों, सभी क्वेश्चन यूथ कंपटीशन टाइम से लिए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको सीटेट एग्जाम के सभी सब्जेक्ट का वीडियो और पीडीएफ उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम सब दोस्तों हिंदी को कवर करेंगे। इसमें पहला गद्यांश दिया है। इस गद्यांश को पढ़कर नीचे 91 से 99 तक जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको इसी गद्यांश से देना है। गद्यांश की विशेषता यह होती है दोस्तों कि जो क्वेश्चन इससे बनते हैं, इसी गद्यांश को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि स्थूल एवं पदार्थ एवं मानसिक पदार्थों एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व के विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, उसे भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभ न तो लुभाते हैं न ही प्रोत्साहित करते हैं। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है। उसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। किससे? निर्धनता से जूझता रहा। राज्य अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला, पर वह जीवन के अंतिम क्षणों में भी शांत था, क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भलीभांति निर्वहन कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के अंबरों से लाद दिया जाता, परंतु अपना काम न करने दिया जाता, तो निश्चित ही वह अपने अनुभवों करता कि उसे कठोर रूप से दंडित किया गया है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं। वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि इसका उत्तर है हाँ, तो बाह्य वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, उसका जो अभाव है नहीं खलेगा। और यदि नहीं तो हमें अपने को भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। ये तो आपका होगा गद्यांश दोस्तों। अब इसको हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको हमने पढ़ा था। जैसा कि हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं और वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं। इसमें पहला ऑप्शन है संपन्नता के लिए, भरे पूरे जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, आराम के लिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है अच्छे जीवन के लिए, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसमें आप सब हर समय ध्यान दीजिएगा, गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर गद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। अगर हम इसकी व्याख्या समझते हैं दोस्तों, तो कह रहे हैं मनुष्य को बाहरी सुख अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं। क्यों अच्छे जीवन के लिए लुभाते हैं? परंतु महत्व इस बात का होता है कि हमने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है या नहीं। यदि लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तो तभी इन सुख सुविधाओं का हमारे जीवन में महत्व है, नहीं तो इनका कुछ भी महत्व नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति के बिना संतुष्ट संभव नहीं है। भौतिक सुख भले ही प्राप्त हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे जो समर्थ है, कह रहे हैं कि रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। पहला है क्षमतावान, सक्षम, या फिर शक्तिशाली, या फिर सामर्थ्यवान। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करें शक्तिशाली।
शक्तिशाली जो है यह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अब इसकी हम व्याख्या समझते तो और अच्छे से स्पष्ट होगा दोस्तों। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित शब्द समर्थ के स्थान पर क्षमतावान, सक्षम तथा समर्थवान ये तीनों शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं, परंतु भिन्नार्थक होने के कारण शक्तिशाली शब्द प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। शक्तिशाली शब्द शारीरिक शक्ति को तथा शेष मानसिक शारीरिक शक्ति को समन्वित रूप को प्रकट करते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो निष्कर्ष निकलता है, यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा शब्द था आपका, यहाँ पे समर्थ था। कह रहे हैं समर्थ को हम क्षमतावान भी वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, सक्षम भी कर सकते हैं, सामर्थ्यवान भी कर सकते हैं, लेकिन शक्तिशाली आप नहीं कह सकते। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन जो हम सब आज सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, वह आपके एग्जाम सितंबर 2015 में पूछा गया था। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं प्रतिष्ठा के अंबरों से लाद दिया जाता है, रेखांकित का तात्पर्य है। यहाँ पे जो अंबरों हैं, अंबरों से इसका तात्पर्य क्या है, इसको आपको बताना है। कह रहे हैं कि ढेर से, आभार से, कृतज्ञता से या फिर भार से। जैसा कि इसमें आपका राइट आंसर होगा ए, ढेर से। कह रहे हैं प्रतिष्ठा के अंबरों से लाद दिया जाता है, इसका रेखांकित शब्द का तात्पर्य है ढेर से। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। कह रहे हैं प्रतिष्ठा के अंबरों से लाद दिया जाता है, वाक्य में रेखांकित शब्द अंबरों से है का आशय ढेर से। किससे है दोस्तों? ढेर से है। इस शब्द से अत्यधिक सम्मान की ओर इंगित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है दोस्तों? अत्यधिक सम्मान की ओर इंगित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भली भांति निर्वाह कर चुका था। उपरोक्त वाक्यांश के लिए क्रिया विशेषण है। क्या है क्रिया विशेषण? क्या है इसको आपको बताना है। कह रहे हैं भली भांति या फिर निर्वाह या फिर कर चुका था या फिर भली। इसमें आपको बताना है क्रिया विशेषण। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भली भांति। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। कह रहे हैं भली भांति निर्वाह कर चुका था। वाक्य में भली भांति शब्द युग्म क्रिया विशेष है जो निर्वाह करना क्रिया की विशेषता बता रहा है। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कैसा है दोस्तों? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण मुख्यतः 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? 4 भेद होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक या फिर परिमाणवाचक। इसमें आपका ये कौन सा है? रीतिवाचक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं महत्वाकांक्षी किन शब्दों से मिलकर बना है। महत्वाकांक्षी किन शब्दों से मिलकर बना है? पहला है आकांक्षा, महत्वाकांक्षा आकांक्षा या फिर महत्वाकांक्षा या फिर महत् आकांक्षा। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, करें महत्व आकांक्षा। अगर इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करें तो दोस्तों करें महत्वाकांक्षा शब्द महत्व और प्लस आकांक्षा शब्दों से मिलकर बना है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते हैं। जो भौतिक लाभ होते हैं किन्हें नहीं लुभाते हैं? ऑप्शन है आपके पास सामर्थ्यवान लोगों को, जीवन का लक्ष्य पूरा करने वाले को, रचनात्मक कार्य करने वाले को या फिर धन संपन्न लोगों को। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भौतिक लाभ जो है रचनात्मक कार्य करने वालों को नहीं लुभाते हैं। करें जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, कैसा कार्य? रचनात्मक कार्य करने में समर्थ है, उन्हें भौतिक स्थूल लाभ अथवा प्रलोभन न तो लुभाते हैं न ही प्रोत्साहित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन के से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ है एक विचार है, एक ग्रंथ है या फिर विरासत है या फिर धन संपत्ति है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ग्रंथ है। पूंजी का रचयिता जो है एक कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ क्या है? एक ग्रंथ है।
इसकी हम व्याख्या समझते हैं। कह रहे हैं पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेत मिलता है कि पूंजी का अर्थ एक ग्रंथ से है। किससे है? एक ग्रंथ से है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक की पुस्तक लिखी थी। कौन सी? दास कैपिटल। कौन लिखा था दोस्तों? कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक लिखी थी। यह कैपिटल का अर्थ पूंजी से है। कैपिटल का अर्थ क्या है दोस्तों? पूंजी से है। इसमें पूंजी की विस्तृत व्याख्या की है। यहाँ पूंजी से इसी पुस्तक दास कैपिटल की ओर संकेत मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं विचारकों की क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि उनमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, या फिर रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है, या फिर महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं। इसमें आपको इसका आंसर बताना है। इसमें दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। विचारकों का एक विशेषता यह है, जो विचारक होते हैं उनकी विशेषता यह है कि उनके भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह पर गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं सुकारात को अपना काम न करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है, क्योंकि वह जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था। वह स्थूल प्रलोभन की अपेक्षा नहीं करता था। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता, या फिर वह अंतिम क्षणों में शांत था। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। सुकारात को जो है दंड जैसा तब लगता जब वह जीवन के उद्देश्य प्राप्त करने से उसे ऐसा लग रहा हो कि रोक दिया गया होता। अगर इसकी व्याख्या समझते तो और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा दोस्तों। कह रहे हैं यदि सुकारात को इसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता तो यह स्थिति उसके लिए दंड से कम नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति रचनात्मक प्रवृत्ति के होते हैं वे केवल रचनात्मक कार्य से ही संतुष्ट होते हैं। कोई भी भौतिक प्रलोभन उन्हें रचनात्मकता से नहीं रोक पाते, बल्कि वे ऐसे व्यक्ति के लिए दंड स्वरूप होता है। ये आपका गद्यांश खत्म हुआ। हम सब आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं दोस्तों 100 से 1 से 5 तक, मतलब 5 क्वेश्चन इसमें है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। यहाँ पे आपके काव्यांश दिए गए हैं, इसको पहले हम सब पढ़ते हैं दोस्तों। कह रहे हैं रोना और मचल जाना क्या आनंद दिखाते थे। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। झाड़ पोछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृतिक विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदनवंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। अब दोस्तों इसको हम सब पढ़ लिए हैं। अब जो नीचे आपके क्वेश्चन हैं इसी से बने हैं। इसको अगर हम सब अच्छे से समझ लेंगे, इससे बनने वाले सभी क्वेश्चन हम सब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सब पहले क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बचपन शब्द है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है या फिर संज्ञा है। इसको आपको इसमें इसका राइट आंसर बताना है। इसमें यहाँ पे बचपन इंडिकेट जो कर रहा है वो संज्ञा का कर रहा है। किसकी दोस्तों? संज्ञा की। अब इसकी व्याख्या समझते हैं। कह रहे हैं बचपन संज्ञा शब्द है, यह भाववाचक संज्ञा है। कैसा है दोस्तों? भाववाचक। जहाँ भाववाचक संज्ञा उसे हम कहते हैं दोस्तों जहाँ पे भावनाएं दिखे आपकी, जिसको हम भावनाओं के जरिए व्यक्त करें उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, आप सबको पता ही होगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक।
जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चा शब्द पन उपसर्ग लगने पर बचपन शब्द बनता है जो अवस्था विशेष का बोध कराता है, अतः भाववाचक संज्ञा है। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें नंदनवंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है? कुटिया सुंदर हो गई है, या फिर कुटिया से आनंद उमड़ उठा, या फिर कुटिया में शांति छा गई, या फिर छोटी कुटिया बड़ी हो गई है। इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुटिया में आनंद उमड़ उठा है। अगला क्वेश्चन है, करें मिटा सकेगा तू मेरे मन संताप, उक्त पंक्ति में तू किससे कहा गया है? तू किसे कहा गया है? बचपन को कहा गया है, या फिर कवि को कहा गया है, या फिर पाठक को कहा गया है, फिर बच्चे को कहा गया है। इसमें दोस्तों तू का जो तात्पर्य है बचपन से है। किससे है दोस्तों? बचपन से है। चलिए हम सब व्याख्या समझते हैं इसकी व्याख्या है दोस्तों, कह रहे हैं मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप, उक्त में तू बचपन को कहा गया है। किसको कहा गया है? बचपन को कहा गया है। जो संपूर्ण काव्यांश बचपन को संबोधित करके लिखा गया है। जो काव्यांश हम सब पढ़े थे दोस्तों वह पूरा बचपन को ही संबोधित करके लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है? ऑप्शन है अपनी बिटिया की याद में, बचपन के आनंद की याद में, या फिर बचपन के खेलों की याद में, या फिर अपनी माँ की याद में। इसमें दोस्तों अगर आपका राइट आंसर होगा बचपन के आनंद की याद में होगा, ऑप्शन नंबर बी, बचपन के आनंद की याद में। करें कवित्री को अपने बचपन के दिनों को याद करते समय उसे बचपन के आनंद याद आ जाते हैं, अतः वह अपने बचपन को संबोधित करते हुए उसके फिर से लौट आने की कामना करती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर क्या अनुभूति होती है? सुख का होता है, प्यार, विजय का होता है, प्यार का होता है, फिर कष्ट का होता है। इसमें आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कह रहे हैं कि प्यार की। बच्चे की आंखों से निकलते आंसुओं को देखकर प्यार की अनुभूति होती है, शेष विकल्प असंगत हैं। करें व्याकुल व्यथा मिटाने वाले से प्रयुक्त अलंकार है। जो उसमें लाइन था दोस्तों, व्याकुल व्यथा मिटाने वाले में कौन सा अलंकार है उसको आपको बताना है। रूपक है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, या फिर यमक अलंकार है। इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अनुप्रास अलंकार है। इस लाइन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसकी हम व्याख्या समझते हैं। कह रहे हैं व्याकुल व्यथा मिटाने वाली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है। कौन सा? अनुप्रास। जहाँ वर्ण विशेष की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। किसके कारण? वर्ण विशेष की आवृत्ति के कारण, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ वह वर्ण की आवृत्ति वही है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपका काव्यांश खत्म हो गया और हम सब शिक्षण को यहाँ से देख रहे हैं। कुछ क्वेश्चन शिक्षण के भी हैं। इसमें पहला क्वेश्चन था किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा के वाक्य संरचना जानना, या फिर उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, या फिर उस भाषा का व्याकरण जानना। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करें उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। इसकी हम व्याख्या समझते हैं। करें किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करने से महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा एक अर्जित कौशल है जो अधिगम में अभ्यास के नियम द्वारा
अधिकाधिक विकसित किया जा सकता है। भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना तथा उस भाषा का व्याकरण जानना महत्वपूर्ण है। परंतु इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। यहाँ पे कहने का तात्पर्य है जिस भाषा का हम सब ज़्यादा सब प्रयोग करेंगे उसके बारे में हम सब अच्छे से और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, इसीलिए हमको उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, करें समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप एक भाषा के शिक्षक हैं और समावेशी कक्षाओं के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसको आपको समझना है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों के विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, या फिर अगला है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, या फिर विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। यहाँ पे हम सब इसका आंसर व्याख्या समझते हैं दोस्तों। करें समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में मुख्य जिम्मेदारी होती है कि बच्चे की भाषा संबंधी क्षमताओं की पहचान की जाए, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराई जाए तथा विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधन की खोज की जाए। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना भाषा शिक्षक का उत्तरदायित्व नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किया जाना की आवश्यकता है। करें वैदिक, सस्वर, या फिर मौन, या फिर सामूहिक। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, वैदिक। यहाँ पे कह रहे हैं कि पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैदिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी कौशल के विकास के लिए व्यक्तिगत प्रयास का विशेष महत्व होता है। यहाँ कह सकते हैं कि व्यक्तिगत प्रयास के बिना सीखना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन है, उसको आपको बताना है। आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता, या फिर कागज की गुणवत्ता। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। जब बच्चे का पाठ उद्देश्यपूर्ण रहेगा, पाठ अच्छा रहेगा, तभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही होता है। इसकी हम व्याख्या समझते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन भाषा पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। भाषा की पाठ्यपुस्तक का गठन कर इस तरह होना चाहिए कि प्रत्येक पाठ किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति कर किसी न किसी भाषाई कौशल का विकास कर सके। जैसे किसी पाठ से उच्चारण की शुद्धता, किसी से शब्द भंडारण में वृद्धि, किसी से वर्तनी की अशुद्धता, किसी से वाक्य गठन आदि भाषाई कौशल का विकास। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा गतिविधियों का आयोजन पर बल देती है, या फिर बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, या फिर बाल साहित्य को पढ़कर सुनने पर बल देती है, या फिर सभी भावों को सीखने पर बल देती है। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं
अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि विद्यालय के बाहर का जीवन, वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं। ऑप्शन है इसमें पहला, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, या फिर इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, करें समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। कह रहे हैं विद्यालय के बाहर का जीवन, वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, जो कि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, या फिर तुतलाकर बोलते हैं। इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। इसकी हम व्याख्या समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। वे जिस आयु वर्ग सामान्यतः 5 से 6 वर्ष में होते हैं, उस आयु वर्ग में सामान्यतः बच्चों में इतना भाषाई कौशल विकसित हो चुका होता है कि वे अपनी ज़रूरतें, परेशानियां व्यक्त कर सकते हैं। वे शब्दों के लिंग, वचन आदि जानते हैं तथा दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के नाम, उनके कार्य, इस शब्दों के अर्थ के साथ समन्वय स्थापित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरभि अक्सर ढ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करता है, आप क्या करेंगे? उसे ढ वाले शब्दों की सूची पढ़ने लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, या फिर उसे ढ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर उसे ढ वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए कहेंगे। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब वह पढ़ेगा, अभ्यास करेगा, जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उतना ही ज़्यादा उसका वह जो समस्या है वह दूर होगी। इसका हम व्याख्या समझते हैं। करें यदि कोई बच्चा किसी विशेष वर्ण वाले शब्द का उच्चारण गलत तरीके से करता है तो इस समस्या के निराकार हेतु मुख्यतः 2 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं दोस्तों? 2 चरण। पहला, ऐसे शब्दों का शुद्ध उच्चारण बच्चा सुने और दूसरा ज्यों का त्यों उच्चारण का अधिकतम प्रयास करें। इस आशय का अधिकतम पूर्ति विकल्प 4 से हो रही है, अतः विकल्प 4 सही है। उसे ढ वाले शब्द की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। अगला क्वेश्चन है, करें प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। करें कि विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण, या फिर वर्डों की पहचान। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्डों की पहचान। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है तो वर्डों की पहचान। इसमें जो है बच्चा सबसे पहले वर्डों को ही सीखता है। उसे अक्षर सीखने में बहुत कठिनाई होती है, इसलिए यही सबसे महत्वपूर्ण पहला उसका सीढ़ी यही होता है कि किसी अक्षर को चिन्ह पाए कि का कैसा है, खा कैसा है। इसीलिए हम सब बच्चों को चित्र के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे ए हो गया, ए को हम पहले एप्पल दिखाएंगे, हाँ बच्चा ये सेब है, सेब को हम ए से कनेक्ट करते हैं तो बच्चा जल्दी से आसानी से सीख जाता है। पहले वो सेब देखेगा, हाँ खाने वाला फल है, इसका नाम सेब है, फिर हम उसे सेब से ए को कनेक्ट करते हैं तो वो एप्पल बन जाता है, तो वह जान जाता है ए एप्पल। आप चित्र दिखाएंगे, पूछेंगे कौन सा अक्षर है, तुरंत बता देता है हाँ ए है। इसलिए वह जो है फलों का चित्र इसीलिए दिया जाता है कि उससे अक्षर को कनेक्ट कर सके। अगला क्वेश्चन है, इसकी हम व्याख्या समझते हैं। पहले, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्डों की पहचान करना है। क्या करना है दोस्तों? वर्डों की पहचान करना है।
विराम चिन्हों का ज्ञान एवं पढ़ने के प्रवाह कौशलों का विकास उच्च प्राथमिक स्तर एवं अर्थ के निर्माण मूलतः माध्यमिक स्तर का विषय है। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं भाषा की कक्षा, कौन सी भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य है। जो भाषा की कक्षा है, जो इसमें हम सब कहानी सुनते हैं, कहानी हम सब ईवीएस में दोस्तों भी कल ही पढ़े थे कि शिक्षण विधि से ईवीएस के शिक्षण में कहानी विधि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विधि थी। बच्चे के शिक्षण अधिगम में दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कहानी विधि थी। पहले आपकी थी कौन सी विधि दोस्तों? पहले थी आपकी भ्रमण विधि और कहानी विधि। पहली भ्रमण विधि पहली सबसे महत्वपूर्ण है और कहानी विधि दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि बच्चे की कल्पना शक्ति का विकास या फिर बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास या फिर बच्चों को अनुशासन में रखना या फिर बच्चों का मनोरंजन करना। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। कहानी के जरिए बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि बच्चों को हम जब कहानी पढ़ाएंगे बच्चे आगे की जानकारी जानने के लिए उत्सुक होंगे, सोचेंगे कि हाँ आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इसलिए इसमें कल्पना शक्ति का विकास अधिक होता है। इसकी व्याख्या समझते हैं। कह रहे हैं भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना है। क्या करना है दोस्तों? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना है। कहानियों से बच्चे में अवधारणाओं का निर्माण भी होता है, मनोरंजन भी होता है। क्या होता है दोस्तों? मनोरंजन भी होता है, उनमें प्रेरणा भी जागृत होती है, परंतु कल्पना शक्ति का विकास करना इसका मूल उद्देश्य है। इसका कल्पना शक्ति का। अगला क्वेश्चन है, कह रहे प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपने अनुभव, दुनिया को देखकर अपना दृष्टिकोण आदि। समस्याएं लेकर आते हैं दोस्तों, भाषा लेकर आते हैं, पाठ्य पुस्तक लेकर आते हैं, कमियां लेकर आते हैं। इसमें दोस्तों समस्या, पहला ऑप्शन समस्या तो होगा नहीं। इस पूरे सीटेड एग्जाम में आपको ऐसा कोई भी विकल्प नहीं चॉइस करना है जो बच्चे के खिलाफ हो, इसलिए इसको आप सब बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सीटेड एग्जाम आप प्राइमरी का हो ही रहा है कि अब प्राइमरी के बच्चों, पूरा एग्जाम ही आपको प्राइमरी के बच्चों को सोचकर देना है उसका आंसर। करें भाषा, ये आपका राइट आंसर होगा बी। करें अपने साथ भाषा अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। क्योंकि भाषा, जब बच्चा क्लास में आता है, छोटा बच्चा इतना ज्ञान का भंडार होता है, आपको कुछ कहने से पहले ही वह हर चीज़ पूछेगा, ये क्या है, इसका क्या होता है, ये मतलब वो एकदम ज्ञान के भंडार है। उससे बस थोड़ा सा अच्छे से प्लेटफार्म मिल जाए, इतना क्वेश्चन पूछ के आप रख देगा कि आप खुद ही परेशान हो जाएंगे, हाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए उसके पास शब्द का कमी नहीं रहती है, बस उसे अच्छे शिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। हम इसको समझते हैं। करीब प्राथमिक कक्षा में बच्चा बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण। कह रहे हैं कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह है, नहीं है, इसमें नहीं पूछा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्द से दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति या फिर बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। इसमें आपका राइट आंसर होगा कहानी सुनकर शब्द से दोहराना। मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का यही अर्थ होता है, यह अर्थ नहीं है कि कहानी सुनकर शब्द से दोहराना। हम इसकी व्याख्या समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहे हैं कहानी सुनकर शब्द से दोहराना बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का अर्थ नहीं होता है, बल्कि मौलिक विचारों को व्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति की श्रेणी में आता है। अतः वाद विवाद बेझिझक होकर बोलना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति तथा बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना या फिर मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के उदाहरण हैं। विकल्प 2, कहानी सुनकर दोहराना मौखिक अभिव्यक्ति का विकास का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि
क्या जरूर इसको आपको बताना है? भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, या फिर भाषा शिक्षक बच्चों के उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दें, या फिर भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी में बहुत कठोरता से ले, या फिर स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। देखिए दोस्तों, इसमें जो पहला ऑप्शन कह रहे थे भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों कि पहला ऑप्शन जो है, कोई भी टीचर हो वह पूर्ण ज्ञाता नहीं हो सकता है। आप चाहे जिस भी टीचर को देख लीजिए, वह मतलब 100% वह पूर्ण ज्ञाता कभी नहीं हो सकता कोई भी टीचर। इसलिए ये आपका पहला तो गलती हो जाएगा। करें दूसरा, करें भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दें। देखिए दोस्तों, आप सिर्फ उच्चारणगत पे नहीं, ऐसा नहीं कि अब भाषा के शिक्षण कोई गलत शब्द बोल रहा है बच्चे तो उसे तुरंत डांट दीजिए, नहीं, सही एकदम सही उच्चारण करिए, वो नहीं, वह गलत बोले या सही बोले उसको आपको गलत नहीं साबित करना है, उसको आपको सकारात्मक वे में देखना है। अगला कह रहे हैं भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी पर को बहुत कठोरता से ले, ये भी आपका एकदम गलत आंसर है। कह रहे हैं स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी है। आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल कीजिए जो बच्चे के ऊपर प्रभाव डाले, आप इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग कीजिए। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए हम इसकी कुछ व्याख्या समझते हैं। कह रहे हैं कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो, जिससे बच्चे प्रेरित होकर विभिन्न भाषाई कौशलों से पारंगत हो सकें। वही कह रहे हैं कि आप जितना भी जान रहे हो उतना प्रभावी हो। ऐसा नहीं कि आपको बच्चों को गलत बता दें या फिर बच्चों को डांट के पढ़ाएं, कोई क्वेश्चन पूछे तुरंत शांत करा दें, इस प्रकार से आप बिहेव नहीं करना है। चलिए हम सब अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें प्राथमिक स्तर पर बच्चे की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है। क्या अर्थ है इसको आपको बताना है। भाषिक संरचना का भाषी संरचनाओं पर अधिकार, या फिर भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, या फिर भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या फिर भाषिक नियमों पर अधिकार। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भाषा अनुकरण की कुशलताओं पर अधिकार। अब इसकी हम व्याख्या समझते हैं। करें प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता का विकास करने का अर्थ है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, करें व्याकरण शिक्षण की अधिगम विधि की विशेषता है। क्या विशेषता है उसको आपको बताना है। पहले नियम बताना है, या फिर पहले नियम का विश्लेषण करना है, या फिर पहले मनोरंजक गतिविधियाँ करना है, या फिर पहले उदाहरण प्रस्तुत करना है। इसमें आपका राइट आंसर है